नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी नेता मनीष सिसोदिया सीबीआई की हवालात में 5 रातें गुजारेंगे। अगले 5 दिन तक देश की सियासत में मोदी विरोधियों का एक नया फ्रंट तैयार हो जाएगा। गिरफ्तारी दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हुई है, लेकिन प्लानिंग प्राइम मिनिस्टर चुनाव की चल रही है। अरविंद केजरीवाल के पास महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव, हैदराबाद से केसीआर का सपोर्ट आ गया है। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी के बाद प्रधानमंत्री के तीसरे उम्मीदवार क्या अरविंद केजरीवाल आज तय हो गए? केजरीवाल की पार्टी ने दिन चुना, शहर चुना, तैयारी की थी, ताकत दिखाने की कोशिश भी हुई, लेकिन क्या नंबर 2 के जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल के पास इतनी शक्ति बची है कि वो चुनाव में 10 सीटें भी जीत पाए? मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, उनका मोबाइल नंबर बार बार बदलना, मोबाइल फोन बदल लेना, गिरफ्तारी से पहले ही केजरीवाल का यह कह देना कि संडे को मनीष सिसोदिया अरेस्ट हो जाएंगे, ये सब संयोग नहीं है, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रयोग है। प्रधानमंत्री के खिलाफ माहौल बनाने का यह प्रयोग कितना सफल रहा, एक लोकेशन पर हुए एक्सपेरिमेंट और वहां दिखे सेंटिमेंट को इस रिपोर्ट से समझते हैं। 2024 की शोरी लॉन्च हो चुकी है। मोदी पब्लिक के बीच में है, रोड शो कर रहे हैं, विरोधी सड़क पर हैं, हंगामा, तांडव, नारेबाजी और उठापटक में व्यस्त हैं। मोदी के लिए पब्लिक सड़कों पर है, 4 मंजिला इमारतों पर खड़ी है, घर की छतों से मोदी को देख रही है, मोदी मोदी कर रही है। विरोधी अलग अलग फ्लैश पॉइंट पर डटे हैं, हर पॉइंट पर नए नए रील्स, नए नए एपिसोड्स के लेखक, डायरेक्टर और एक्टर एक्टिवेट हो रखे हैं। मोदी वर्सेस ऑल की लड़ाई अब अपने क्लाइमैक्स पर आ गई है। जब एजेंसियों का दुरुपयोग करना है तो आप लोग बार बार ये सवाल पूछते हैं, 2 मंत्री गिरफ्तार, 2 मंत्री गिरफ्तार। अरे भाई, मुझे दुरुपयोग अगर करना हो सीबीआई का, ईडी का, आप मुझे 2 घंटे के लिए सीबीआई ईडी दे दीजिए, मैं अमित शाह को भी, नरेंद्र मोदी को भी और अडानी को भी, तीनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दूंगा। इस वक्त मोदी के सारे दुश्मन वोकल हैं। ये 24 वाला लोकल एक्सपेरिमेंट है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सिसोदिया वाले सेंटिमेंट पर केजरीवाल 24 वाला नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मोदी के खिलाफ अपना खुद का फ्रंट रेडी कर रहे हैं। 24 से पहले लोकल फोर्स को ट्राई कर रहे हैं, मोदी के सारे दुश्मनों को इकट्ठा कर रहे हैं। सोचिए, 543 सीटों वाली लोकसभा में इस वक्त अकेले बीजेपी के पास 303 सीटें हैं, लेकिन 24 से ठीक पहले 8 राज्यों की 260 सीटों पर मोदी पर टारगेटेड अटैक का प्लान एक्टिवेट हो चुका है। यूपी, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, पंजाब, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार और दिल्ली, इन 8 लोकेशन पर मौजूद एंटी मोदी ब्रिगेड एक साथ आ गया है। प्रधानमंत्री पर हमले के लिए मोदी के दुश्मनों ने सिसोदिया को हथियार बनाया है, केजरीवाल से हाथ मिला लिया है। पहले इसके सबूत देखिए। यूपी में अखिलेश ने सिसोदिया के नाम के आगे 2024 लिखकर आगे का एजेंडा क्लियर कर दिया है। केजरीवाल अखिलेश के ट्वीट को रीट्वीट करने लगे हैं। दीदी की पार्टी के नेताओं ने भी सिसोदिया को विक्टिम और मोदी को विलन बताना शुरू कर दिया है। झारखंड से हेमंत सोरेन भी केजरीवाल के खेमे को सपोर्ट करते दिख रहे हैं। केसीआर की पार्टी भी सिसोदिया के मामले में मोदी पर अटैकिंग लाइन पकड़ चुकी है। महाराष्ट्र में ठाकरे खेमा भी अभी से मोदी से बदला लेने वाला हिंट देने लगा है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी केजरीवाल के सुर में सुर मिलाने लगे हैं। ये कोई पहली घटना देश में नहीं है। बीजेपी जब से सत्ता में आई है उसकी कोशिश रही है जो सेंट्रल एजेंसीज हैं
उनका गलत इस्तेमाल किया जाए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में लगातार काम कर रहे थे और उन्होंने देश के सामने एक मॉडल दिया है। और जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का रहा है, सरकार का रहा है, लगातार इस तरह के विपक्षी जितने भी नेता हैं उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं। जितनी भी संस्थाएं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ये लगाई जा रही हैं जिससे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकें। मनगढ़ंत कहानी बनाओ, मोदी के खिलाफ टेप बजाओ, मनोहर कहानी सुनाओ, मोदी के खिलाफ झूठ फैलाओ। 24 के लिए मोदी हटाओ वाली स्क्रिप्ट के मास्टरमाइंड्स ने यही पैंतरा अपनाया है। सिसोदिया पर जैसे ही शिकंजा कसा, केजरीवाल नई कहानी लेकर बैठ गए। सीबीआई के अधिकारी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे। बिना साक्ष्य, बिना प्रमाण के केजरीवाल ये तक कहने लगे। ऊपर से प्रेशर वाली मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगे। इधर केजरीवाल ने कहा नहीं, उधर आम आदमी पार्टी का इकोसिस्टम फर्जी केस वाली थियरी घुमाने लगा। केजरीवाल का सूत्र कौन है, उसका खुलासा उन्होंने आज तक नहीं किया। हाँ, गुजरात चुनाव से लेकर अब तक उनके सोर्स का जिक्र हर बार किया। केजरीवाल की टाइमलाइन पर जाएंगे तो आपको कुछ और मिले न मिले, गुप्त आईबी की रिपोर्ट वाले दर्जन भर से ज्यादा ट्वीट्स जरूर मिल जाएंगे। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि मोदी के खिलाफ सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उनके विरोधी करते हैं। मनीष सिसोदिया के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। हर घंटे नई कहानी परोसी जा रही है, नया नैरेटिव घुमाया जा रहा है। मनीष सिसोदिया का पूरा केस शराब घोटाले से जुड़ा है, लेकिन उसे बड़ी चालाकी से दिल्ली के एजुकेशन मॉडल से जोड़ दिया गया है और यह काम रविवार रात से ही नॉनस्टॉप चल रहा है। शराब घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया ने फोन फेंका, सिम बदले, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। केजरीवाल एंड मोदी विरोधी टीम दुनिया की सारी बातें कर रही है, इधर उधर घुमा रही है, लेकिन मुद्दे की बात नहीं कर रही। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन लोगों ने दिल्ली को खून के आंसू रुलाया है, दिल्ली को लूटा है, भ्रष्टाचार किया है, अपराध किया है, उन लोगों को अपने किए की सजा अवश्य मिलेगी। दिल्ली के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन है। सितंबर 2022 में यही केजरीवाल थे जिन्होंने कहा था कि अगर सीबीआई के पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत हैं तो गिरफ्तार करें, और जब सबूतों के आधार पर सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया तो फरवरी 2023 में वही केजरीवाल कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया तो बेकसूर हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता एक दिन में 8-8 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, शिक्षा पर बात करते हैं, मनीष सिसोदिया को डिफेंड करते हैं, मोरल हाई ग्राउंड लेते हैं, लेकिन शराब घोटाले पर एक शब्द नहीं बोलते। हाँ, हर 30 सेकंड में मोदी पर अटैक जरूर करते हैं, विक्टिम कार्ड जरूर खेलते हैं। आनन फानन में लेफ्ट राइट सेंटर सारे मोदी विरोधी इकट्ठे होते हैं। वामपंथी संगठन प्रेस रिलीज इशू कर देते हैं, केरल के सीएम ट्वीट करते हैं और बीजेपी पर अटैक करते हैं, और ऐसा करते हुए सब इकट्ठे होकर मोदी पर ही टूट पड़ते हैं। केंद्र सरकार अपने जो विरोधी है उनको इस प्रकार से उनका आवाज बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे झारखंड हो। मैंने कहा कि वेस्ट बंगाल हो, जहाँ जहाँ उनकी सरकारें नहीं है, जहाँ जहाँ से सरकार को सवाल पूछे जाते हैं, उस सभी जगह पे सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके अपने विरोधियों को एक तो जेल में डाल रही है या उनको सरेंडर करने पर मजबूर कर रही है। मनीष सिसोदिया हो या हमारे यहाँ अनिल देशमुख हो या मैं खुद हूँ, नवाब मालिक हो, क्या कांग्रेस अपने भारतीय जनता पार्टी में या सत्ताधारी पार्टी में सभी संत और महात्मा बैठे क्या, साधु बैठे क्या, हिमालय से लाए हुए सब यहाँ बैठे? देश को दर दिन लूटा जा रहा है। नोट करने वाली बात यह है कि सिसोदिया के बहाने मोदी पर टारगेटेड अटैक कांग्रेस को छोड़कर लगभग सारी विरोधी पार्टियां मिलकर कर रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर है। कांग्रेस एक दूसरे प्लान पर काम कर रही है। कांग्रेस का नया पर्चा छप चुका है, नया पोस्टर घूमने लगा है, हालांकि टेक्स्ट वही पुराना है।
राहुल अडानी वाला जो टेप इतने दिनों से फुल वॉल्यूम पर बज रहा था, अब उसमें एक नया एक्सपेरिमेंट होगा। क्रोनोलॉजी समझिए, सिसोदिया को 5 दिनों की सीबीआई कस्टडी में भेजा जा चुका है, लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी शराब घोटाले पर नहीं बोल रही, वो अभी भी अडानी अडानी ही कर रही है। उधर कांग्रेस भी सिसोदिया मामले पर चुप है, लेकिन अडानी पर अग्रेसिव है। मतलब यह है कि कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, दोनों के ही टारगेट पर प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। ये इसका हम निषेध करते हैं और जिस तरह से देश में जो अघोषित आनी बानी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने शुरू की है, उसका प्रत्यय है अपोजिशन का आवाज दबाने की कोशिश जो की जा रही है। और इस अघोषित आनी बानी ये ज्यादा दिन देश में नहीं चलेगी, जनता बीजेपी को जगह दिखाएगी। मगर 2024 से पहले क्या मोदी के खिलाफ फॉल्स नैरेटिव बनाकर, मोदी के खिलाफ झूठी मनोहर कहानियां सुनाकर विरोधियों को फायदा हो रहा है या उल्टा घाटा हो रहा है? इसका जवाब एक सर्वे से मिला है। 40% लोग अभी भी बीजेपी पर भरोसा करते हैं। 2022 की तुलना में इस आंकड़े में इजाफा हुआ है। सिर्फ 11% कांग्रेस के साथ हैं। उसे पिछली बार की तुलना में 2% का फायदा हुआ है, जबकि सिर्फ 6% लोगों को आम आदमी पार्टी पर भरोसा है। नेशनल सिक्योरिटी और भारत की ग्लोबल इमेज को लेकर करीब 70% लोग मोदी के काम को अच्छा बता रहे हैं। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर करीब 75% लोग सरकार के काम से संतुष्ट दिख रहे हैं। एक लाइन में समझें तो आज की तस्वीर यही है कि 2023 का इंडिया बदल चुका है। ज्यादातर वोटर पॉलिटिकली इंक्लाइंड हैं और मोदी पर ट्रस्ट करते हैं। और जब प्रधानमंत्री खुद पब्लिक के बीच जाते हैं तो वोटर्स को याद दिलाना नहीं भूलते कि वो क्या कर रहे हैं और विरोधी क्या कर रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग इतने निराश हो गए हैं, इतने निराश हो गए हैं, अब तो वो सोचते हैं जब तक मोदी जिंदा है उनकी दाल गलने वाली नहीं है। और इसलिए सारे आजकल कह रहे हैं मर जा मोदी, मर जा मोदी, नारे बोल रहे हैं मर जा मोदी। कुछ लोग कब्र खोदने में बिजी हो गए हैं। वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। यानी 24 से पहले विरोधी हाथ पैर तो खूब मार रहे हैं, किसी तरह मोदी को नुकसान पहुंचा दो, मोदी की इमेज को डेंट लगा दो। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि मोदी पर पब्लिक का भरोसा कल भी कायम था और आज भी कायम है। फिर चाहे केजरीवाल जितनी ही मनगढ़ंत कहानियां सुना ले, राहुल कितनी ही मनोहर कहानियां बना ले। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन दिनों हर मोदी विरोधी की टाइमलाइन पर एक जैसी भाषा ही दिखती है। ऐसा लग रहा है मानो मोदी को गाली देने की, मोदी को अपमानित करने की होड़ सी मची हुई है। मगर मोदी ऐसे नेता हैं जो विरोधियों की गाली को भी अपने गले का हार बना लेते हैं। कुछ ऐसा कह देते हैं जो डिबेट का टॉपिक बन जाता है और विरोधी उसी में फंस कर रह जाते हैं। मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर एक ऐसी ही बात कही है और इशारों इशारों में जिक्र किया है इस तस्वीर का, जिसे खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया था, जिसमें खड़गे धूप में खड़े हैं और सोनिया गांधी छाते के नीचे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस किस तरह कर्नाटका से नफरत करती है। कर्नाटका के नेताओं का अपमान कांग्रेस की पुरानी संस्कृति का हिस्सा है। जिस किसी से भी कांग्रेस के परिवार विशेष को दिक्कत होने लगती है, उसकी कांग्रेस में बेइज्जती शुरू कर दी जाती है। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस परिवार के आगे एस निजलिंगप्पा और वीरेंद्र पाटिल जी जैसे नेताओं का अपमान कैसा किया गया था, हर कर्नाटक के लोग जानते हैं। अब एक बार फिर कांग्रेस का एक विशेष परिवार के आगे कर्नाटका के एक और नेता का अपमान किया गया है। साथियों, इसी धरती के संतान 50 वर्ष जिनका
संसदीय कार्यकाल रहा है, ऐसे श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने जनता की सेवा में अपने से जो कुछ भी हुआ करने का प्रयास किया है, लेकिन उस दिन मैं देखकर बहुत दुखी हो गया जब कांग्रेस का अभी अधिवेशन चल रहा था छत्तीसगढ़ में, उस कार्यक्रम में सबसे बड़ी आयु के व्यक्ति, राजनीति में सबसे सीनियर, वहां पर खड़गे जी मौजूद थे और वो उस पार्टी के अध्यक्ष थे। धूप थी, जो भी सब खड़े थे उन सबको धूप लगना बहुत स्वाभाविक था, लेकिन धूप में वो छतरी का सौभाग्य कांग्रेस के सबसे बड़ी आयु वाले, सबसे सीनियर कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी के नसीब नहीं हुआ। बगल में किसी और के लिए छाता लगा गया था। ये बताता है, कहने को तो खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह उनके साथ बर्ताव होता है वो देखकर पूरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। परिवारवाद के इसी संकंजे में आज देश की अनेक पार्टियां जकड़ी हुई हैं। इसी शिकंजे से हमें देश को मुक्त कराना है। इसलिए कांग्रेस जैसे दलों से कर्नाटक के लोगों को भी सतर्क रहना है। मोदी को अच्छी तरह से मालूम है कहां, क्या और कैसे कहना है, कौन सा पॉलिटिकल मैसेज देना है। इस मामले में खड़गे का जवाब तो आया, लेकिन यहां भी उन्होंने अडानी का नाम फिट करके मोदी को ही पॉलिटिकल फायदा पहुंचा दिया। यानी जो विरोधी सोचते हैं कि अलग अलग राज्यों में वोकल होकर लोकल लेवल पर गेम करके, शोर शराबा करके, घोटाले के आरोपी सिसोदिया के फेवर में नारेबाजी करके अडानी अडानी चिल्ला के मोदी को नुकसान पहुंचा देंगे, वो दरअसल ये नहीं समझते कि मोदी तो अपने विरोधियों के हथियार को ही अपना ब्रह्मास्त्र बना लेते हैं। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज फिर हेडलाइन में आए। एमपी के शहर टीकमगढ़ में बाबा ने दिव्य दरबार लगाया। अपने दरबार में बाबा ने आज हिंदू राष्ट्र की नई डेडलाइन दी। बाबा ने आज इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह दिया। पिछले एक हफ्ते से देश के कुछ मौलाना जबरदस्त माहौल बना रहे थे। सोशल मीडिया पर बाबा बागेश्वर को लेकर बड़े तीखे बयान आ रहे थे, लेकिन इसके जवाब में बाबा ने अपने मुस्लिम फैंस को ही कथा पंडालों में बुला लिया। हिंदुओं के साथ मुसलमानों ने बाबा का वेलकम किया। इससे कितने मौलाना बेचैन हुए, किसने क्या कहा, सब कुछ दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दो चार साल और आप साथ दो, सब हरी हरी बोलेंगे। चिंता मत करो, हमारे हनुमान जी काफी हैं। हाँ, और इसी बात पे तो दिमाग खराब है कईयों का। और हम फिर कहते हैं, भारत हिंदू राष्ट्र था, है, वो घोषित होकर रहेगा। अब काऊ में दम हो तो रोक ले। पहले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की डिमांड, फिर राम राज्य के लिए रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग, वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बनाने की डिमांड, गज़वाए हिंद का जवाब भगवाए हिंद से देने वाला बयान, और अब 2-4 साल साथ दो, सब हरी हरी बोलेंगे वाला ऐलान। बाबा का ट्रैक एकदम क्लियर है। हिंदू ही नहीं, अब तो मुसलमान भी बाबा का फैन है। बागेश्वर धाम के इन्हीं बयानों ने मौलानाओं की नींद उड़ा दी है। मुस्लिम मोहल्लों में मौलाना बाबा के खिलाफ खुलकर बैटिंग कर रहे हैं, बाबा के खिलाफ फरमान जारी हो रहे हैं।
और दूसरी तरफ बाबा सनातन में सबका वेलकम करने की तैयारी कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो किसी के बाप की ताकत नहीं है कि बना सके, कोई नहीं बना सकता। हिंदू राष्ट्र का सवाल नहीं है, हिंदू राष्ट्र तो है। जब आरएसएस प्रमुख जी कहते हैं कि डीएनए एक है, सब हिंदुस्तानी है, हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है कि हिंदुस्तानी राष्ट्र, या हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है कि तिलकधारी हिंदू, चुटिया वाले हिंदू, धर्म हिंदू है या हम हिंदुस्तानी की हैसियत से हिंदू है। हिंदू राष्ट्र है और इस किस्म की जो बातें करते हैं, मैं ये समझता हूं कि उनके ऊपर अगर देशद्रोह की कार्रवाई नहीं की जा रही है तो ये हुकूमत अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है। आने वाला वक्त इतिहास इन्हें कभी माफ नहीं करेगा अगर इन्होंने संज्ञान नहीं लिया। मैं फिर एक बार चेतावनी देता हूं, खुलकर चेतावनी देता हूं कि अगर इन दुशासनों और दुर्योधनों पर अंकुश नहीं लगाया गया, इन पर पाबंदी नहीं लगाई गई, तो मुझे अंदेशा है कि मेरे मुल्क में एक और महाभारत हो सकता है। उस महाभारत से हम अपने देश को बचाना चाहते हैं। ये तो ठीक वैसे ही वाली बात हो गई है कि हमारे गांव में एक आदमी था जो अपने आप को प्रधानमंत्री कहता था, लेकिन बेचारा मर गया है। खैर उसको कैंसर हुआ था इसलिए मर गया है। तो उन्होंने कहा कि किसी के बाप में अगर हिंदुओं के बाप में दम होगी तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। बाबा बागेश्वर के इन्हीं डायलॉग्स ने पिछले 2 महीने में बाबा के फॉलोअर्स को 4 गुना कर दिया है। इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं। लेकिन मुस्लिम क्यों है? इसी बात से मौलानाओं का बीपी हाई हो रखा है। वो खुलकर मुसलमानों को बागेश्वर धाम न जाने की एडवाइस दे रहे हैं। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने मुसलमानों को धमकी दी है और ये कहा है कि पासपोर्ट बनवा लें और वो पाकिस्तान चले जाएं। और इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि टोपी वालों को हम सनातनी बना देंगे। ये उनकी बातें देश को तोड़ने वाली हैं और देश में नफरत फैलाने वाली हैं। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, वो लोग जो बागेश्वर धाम में जाते हैं, उनके प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, वो कतान ना जाएं और वहां जाकर के उनकी कथाओं को, उनके वक्ताओं को बिल्कुल ना सुने। इससे ईमान कमजोर होगा। बाबा का टारगेट क्लियर है, वो सबको सनातनी मानते हैं। इसलिए जब मौलाना अरशद मदनी ने ओम और अल्लाह को एक बताया था, तो बाबा ने इसका विरोध नहीं किया, बल्कि मदनी को ही सनातनी बता दिया। बाबा ने कहा था ओम कुरान में तो नहीं है, कुरान में जरूर है, इसीलिए सनातन में मदनी का स्वागत है। मदनी भी हैं, आपने सुना होगा, वो बोल रहे हैं अल्लाह ओम एक है, इस तरीके के बयान है। कैसे उनको ध्यान आ गया है, ओम कुरान में तो है नहीं, पुराण में है। उन्हें ध्यान आ गया कि वो भी पूर्वज उनके सनातनी थे। तो स्वागत है, उनको आने दीजिए सनातन में। बाबा के ऐसे बयानों के चलते ही देश में हिंदू राष्ट्र और सनातन वाली बहस छिड़ी हुई है। बाबा अपने बयानों पर कायम है, लेकिन भाईजान को इस बात पर ऑब्जेक्शन है। ओवैसी बाबा पर एक्शन की डिमांड डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से कर रहे हैं। जो लोग मांग कर रहे हैं वो संविधान के दुश्मन हैं। जो लोग मांग कर रहे हैं वो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। इस देश का कोई रिलीजन नहीं है और ये देश जो रिलीजन को नहीं मानता उसको भी सेलिब्रेट करता है। तो अगर जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो वो तो डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्ट करता है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को, सेकुलरिज्म को, जो इस भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है।
तो ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। और भारत के प्रधानमंत्री को इन लोगों को रोक टोक लगाने की जरूरत है। अब हिंदू राष्ट्र के साथ साथ खालिस्तान की भी बात हो रही है देश में। ओवैसी को अच्छे से पता है बाबा जो कर रहे हैं उसका सीधा पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी को मिल रहा है। बाबा बागेश्वर की कथाओं में आने वाली भीड़ से एमपी के अंदर बीजेपी को काफी उम्मीदें हैं। इसलिए एक के बाद एक बीजेपी नेता बाबा को अपनी विधानसभा में बुलाकर दिव्य दरबार लगवा रहे हैं, कथाओं का पंडाल सजा रहे हैं। आप लोग अगर हमसे पीछा भी छुड़वाना चाहो तो हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा पीछा। लो कर लो क्या करते हैं। तुम अगर दरबार में पर्चा नहीं बनेगा तो तुम घर भाग जाओगे कि अब नहीं आना है लौट के, गुरुजी मिलते ही नहीं। हम तुम्हारे मोबाइल पे यूट्यूब पर आ जाएंगे। लो भागो। अच्छा, तुमने अगर यूट्यूब बंद कर दिया तो हम तुम्हारी फेसबुक पे आ जाएंगे। वो भी बंद कर दे, तुम टीवी चलाओ, हम संस्कार पे आ जाएंगे। तुम टीवी चैनल बदलो, न्यूज लगाओ, हम न्यूजन में आ जाएंगे। तब भी तुम ना मानो, हम फिर से कथा कर भी आवी। तो तब भी तुम हमारा पीछा छुड़वाओगे, हम तुम्हारे सपने में आ भी। लो बचो, फिर तो तुम भी कहोगे चल मन बागेश्वर धाम। जब सपने में भारी हाथी भारी शेर दिखाए और बीच में हम चमीटा लें और तुम रात की अकेले परे हो, 20-25 भूत खेल रहे हो, फिर क्या करो? सुबह से जय हनुमान ज्ञान मुंचा, सुबह से कहोगे घरवाई से चलो बागेश्वर धाम है। अब तुम में होए तलो, तुम पीछो छुड़वाओ, हम आओ। हम नहीं छुड़वा के बारे। जब तक हमने तुम्हें हनुमान जी का नहीं बना दिया तब तक हम पीछा नहीं छोड़। बाबा इस वक्त एमपी के टीकमगढ़ में भक्तों को कथा सुना रहे हैं, दिव्य दरबार लगा रहे हैं। बुंदेलखंड और महाकौशल के लिए बाबा का अगला प्रोग्राम भी फिक्स हो गया है। टीकमगढ़ के बाद बाबा निवाड़ी में दिव्य दरबार लगाने वाले हैं। इसके बाद दमोह में बाबा का दरबार सजने वाला है और फिर बुंदेलखंड से निकलकर बाबा महाकौशल के जबलपुर में 7 दिन की कथा सुनाने वाले हैं। बाबा बागेश्वर इस वक्त बीजेपी के नेताओं की पहली पसंद बने हुए हैं, क्योंकि 2018 के चुनाव में बीजेपी के नेताओं को फाइट टाइट मिली थी। अब बीजेपी के नेता 2023 के चुनाव में वही हालात फिर नहीं चाहते। बाबा बागेश्वर का प्रभाव बुंदेलखंड के साथ साथ बघेलखंड और महाकौशल में भी लोगों की पसंद बना हुआ है। बाबा बागेश्वर इस वक्त टीकमगढ़ में प्रवचन कर रहे हैं, इसके बाद निवाड़ी में भी जाएंगे, दमोह में भी कार्यक्रम है और जबलपुर के पनागर में 7 दिनों का प्रोग्राम बाबा बागेश्वर का फिक्स है। 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 114 और बीजेपी को 109 सीटें ही मिली थी। कांग्रेस ने 4 निर्दलीय, 2 बीएसपी और 1 एसपी के विधायक को मिलाकर सरकार बनाई थी। लेकिन 15 महीने बाद ही कमलनाथ सिंधिया की बगावत के चलते सत्ता से बेदखल हो गए थे। बाई इलेक्शन में सिंधिया खेमे की अधिकतम बागी जीते थे और बीजेपी 109 से सीधे 127 सीटों पर पहुंच गई थी और कांग्रेस 114 से 96 सीटों पर आ गई थी। लेकिन अब लड़ाई 2023 की है। सिंधिया के दम पर सरकार बनाने वाली बीजेपी को डर इस बात का है कि कहीं सत्ता हाथ से ना निकल जाए और ऐसे में बाबा के अंदर बीजेपी को उम्मीद की किरण नजर आई है। इसलिए बीजेपी नेताओं के साथ सरकार इस वक्त बाबा के आगे दंडवत है। 2018 में बीजेपी की सरकार 15 सालों के बाद गिर गई थी और कांग्रेस सत्ता में आई थी, लेकिन महज 15 महीने के अंदर कांग्रेस की सरकार सिंधिया के विद्रोह के चलते गिर गई और बीजेपी की सीटें सीधे 109 से 127 पर पहुंच गईं। यही वजह है कि कमलनाथ को 2023 के चुनाव में भारी कॉन्फिडेंस मिलता दिखाई दे रहा है और शायद यही वजह है कि बीजेपी बाबा के शरण में दिखाई दे रही है। टीकमगढ़ जिला जहां इस वक्त बाबा मौजूद हैं, वहां की 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। निवाड़ी जिले की दोनों विधानसभा सीट निवाड़ी और पृथ्वीपुर पर बीजेपी का कब्जा है। छतरपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 3 पर कांग्रेस, 2 पर बीजेपी और 1 सीट बिजावर पर एसपी का कब्जा है। सागर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस का कब्जा है। दमोह जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस और 1 सीट पथरिया पर बीएसपी का कब्जा है। पन्ना जिले की 3 सीटों में से 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है।
सतना जिले की 7 सीटों में से 4 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस का कब्जा है। रीवा जिले की 8 सीटों में से 8 पर बीजेपी का कब्जा है। कटना जिले की 4 सीटों में से 3 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। जबलपुर जिले की 8 सीटों में से 4 पर बीजेपी और 4 पर कांग्रेस का कब्जा है। भोपाल जिले की 7 सीटों में से 4 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस का कब्जा है। विदिशा जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। दतिया जिले की 3 सीटों में से 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। अशोकनगर जिले की 3 सीटों में से 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। ये वो जिले हैं जहां बाबा का सबसे ज्यादा प्रभाव है। फिलहाल इन जिलों में बीजेपी मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस बीजेपी के इन्हीं मजबूत किलों में सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर रही है। बड़ी बात है कि बाबा खुलकर किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस ट्रैक पर बाबा चल रहे हैं उससे बीजेपी को फायदा मिलना तय है। प्रयागराज शूटआउट पर योगीराज का ऑल आउट अभियान शुरू हो गया है। योगी ने शनिवार को विधानसभा में कहा था, माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। आज सोमवार को पहला रिजल्ट भी आ गया। अतीक अहमद की क्रेटा कार का ड्राइवर अरबाज आज यूपी पुलिस की गोली का शिकार हो गया। उमेश पाल के शूटआउट में इस्तेमाल सफेद क्रेटा अरबाज ही चला रहा था। इस मामले में एक आरोपी सदाकत अरेस्ट भी किया गया है। पुलिस को पता चला है कि इस पूरे शूटआउट की प्लानिंग मुस्लिम हॉस्टल से की गई थी। इस सुराग के सहारे पुलिस की 10 टीमों ने बाकी हमलावरों की तलाश तेज कर दी है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस का पहला एनकाउंटर हो चुका है। अब नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और उसके बाद कौन कौन होगा इसकी खबर कभी भी आ सकती है। हो सकता है आज रात में ही कुछ बड़ा हो जाए। कल भी यूपी से कोई बड़ी खबर आ सकती है। माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सीएम योगी का ऑर्डर आया, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। तो यूपी पुलिस का एक्शन शुरू हो गया। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के 3 दिन बाद ही सही, लेकिन योगी की पुलिस का एक्शन देखने को मिला। पुलिस टीमों ने सोमवार को एक हमलावर अरबाज का एनकाउंटर कर दिया। यह एनकाउंटर प्रयागराज के धूमनगंज इलाके के नेहरू पार्क में हुआ। बाकी बदमाशों की खोज में इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उमेश पर हमले में जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल किया गया था, अरबाज उसी कार को चला रहा था। सोमवार को यह एनकाउंटर जिस जगह हुआ है वो उमेश हत्याकांड से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। सोमवार को पुलिस, एसओजी और क्राइम ब्रांच की टीमों को सूचना मिली थी कि नेहरू पार्क के पास वाले जंगल में अरबाज छिपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस टीमों ने उसे घेर लिया। घेरे जाने पर बाइक पर सवार अरबाज ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें एक धूमनगंज के इंस्पेक्टर के हाथ में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। अरबाज को भी 3 गोलियां लगी। एक गोली उसके सीने में लगी। घायल होने पर उसने हथियार डाल दिए। पुलिस जख्मी अरबाज को लेकर स्वरूप रानी अस्पताल पहुंची, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। उमेश पाल की हत्या में जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल किया गया था उसे अरबाज ही चला रहा था। मारे गए बदमाश अरबाज को पूर्व सांसद अतीक अहमद का करीबी बताया जा रहा है। अरबाज अतीक अहमद की गाड़ी भी चलाता था। आज प्रयागराज जनपद के धूमनगंज थाना क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें कि उस घटना में सम्मिलित अरबाज पुत्र आफाक, जो कि मल्लापुर थानापुरा मुफ्ती प्रयागराज का रहने वाला है, पहले घायल हुआ तथा इसके पास से एक 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई है। इस पे आरोप है कि घटना के दिन जो क्रेटा गाड़ी इस्तेमाल हुई थी उसका यह ड्राइवर था तथा उस दिन इसके द्वारा फायरिंग भी की गई थी। जब उपचार हेतु अस्पताल लाया गया, उस दौरान जो अभी तक की प्राप्त सूचना है उसके हिसाब से इसके मृत होने की समाचार प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश
शासन के निर्देशों के क्रम में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति आगे भी कायम रहेगी और कानून हाथ में लेने वाले अपराधियों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साफ कर दिया था कि किसी भी हत्यारे को बख्शा नहीं जाएगा, सबको मुकम्मल सजा मिलेगी। और जैसा ही उन्होंने कहा वैसा ही आज यूपी की पुलिस ने कर दिखाया। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमरबंद तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह देता हूं, इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।